मंगल को कराची के इलाके मलीर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें गुर्बत से तंग आकर एक शख्स ने अपनी बीवी और 3 छोटी बच्चियों को तेज़ धार आले के वार करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फवाद ने वाक़े के बाद खुदकुशी की कोशिश की और उसे शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस को अपने इब्तदाई बयान में मुलजिम ने इंकशाफ किया कि वो ख़राब माली हालात से तंग आ चुका था और उसकी बीवी भी उसके साथ गलत बर्ताव करती थी। वक़ूए के दिन भी घर में बीवी के साथ उसका झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से बड़ी बेटी ने रोना शुरू कर दिया और फिर उससे तंग आकर उसने इन सब को ख़त्म करने का फ़ैसला किया। ये भी पता चला कि मुलजिम फवाद जिस कंपनी में मुलाजमत करता था, वहाँ से उसे तनख्वाह वक्त पर नहीं मिलती थी। माशी मुश्किलात का वो काफ़ी शिकार था। ताहम कंपनी के कुछ दीगर मुलाजिमीन के मुताबिक इदारे में तनख्वाहों का मसला नहीं है। फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि वो कुछ बिज़नेस और काम करने की कोशिश कर रहा था, तो वो जो जिन लोगों के साथ काम कर रहा था उनके भी जो है वो मामला ज़रा फ्रॉड वाले ही थे। तो अब इस हवाले से हम बात करेंगे और ये ज़ाहिर है बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। हमारे साथ 3 बहुत मौजूद मेहमान मौजूद हैं जो कि इस वाक़े की मुख्तलिफ जहतों को हम डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जी बैरिस्टर दुराब वली फुरकान साहब, जो कि हम लीगल एस्पेक्ट्स के हवाले से इनसे जानेंगे कि अगर किसी शख्स के साथ इन्वेस्टर्स या उसका कोई इदारा तनख्वाहें ना दे रहा हो तो उसके पास लीगल ऑप्शंस क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम दुराब साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। दुराब साहब के साथ हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर मुइज़। डॉक्टर मुइज़ जो है वो माइंड साइंसेस एक्सपर्ट हैं। उनसे हम बात करेंगे कि साइकोलॉजिकली इंसान कैसे एक इंतहाई कदम की तरफ जो है वो राग़िब हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। और हमारे साथ मौजूद हैं आलिया सारिम बर्नी साहिबा, सोशल वर्कर हैं, बहुत लोगों के लिए फलाही इदारों के साथ काम करती हैं, अपना फलाही इदारा भी चलाती हैं। आलिया साहिबा से हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी शख्स को मुश्किलात हों, कोई परेशानी हो और वो इस सूरत हाल पर आ जाए, इंतहाई सूरत हाल पर आ जाए, तो वो कर क्या सकता है बजाय इसके कि वो कत्ल करे। अस्सलाम वालेकुम आलिया साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हम अगर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की तरफ जाएं, डॉक्टर मुइज़ साहब हम आपसे आगाज़ करना चाहेंगे कि मुख्तलिफ़ ज़हनी मसाइल भी होते हैं जो कि लोगों को इंतहाई इक़दाम की तरफ लेकर जाते हैं, और कुछ हालात ऐसे होते हैं कि इंसान फिर सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब जब मेरे पास कुछ नहीं रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये हमेशा ही क्या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है या ये एक नॉर्मल आदमी जो है वो भी इस नहज पर पहुँच सकता है? कोई ट्रिगर अगर हो तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा मुझे 1-2 मिनट दीजिएगा, मैं तफसील से समझाऊं कि होता कैसे। देखिए, पहली तो बात है, ये शख्स जो है वो कोई नफ्सियाती मरीज नहीं था। मरीज के लिए ज़रूरी है कि कुछ अरसे तक एक ख़ास किस्म की कैफियत में मुब्तला हो, एक ख़ास रवैया, एक ख़ास बिहेवियर हो। ये एब्रप्टली हुआ है और इसका ताल्लुक ज़हनी दबाव से है। किसी इंसान, कोई भी इंसान हो, मैं हूँ, आप, अगर हम इस सिचुएशन में होते जिसमें ये शख्स था, तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि किसी से मदद मांगे, भाई से, बहन से, दोस्त से, रिश्तेदार से, या किसी डॉक्टर के पास जाएं, या किसी वकील के पास जाएं, या फिर किसी मौलाना के पास जाएं, कोई वजीफा ले, अल्लाह की इबादत करे कि अल्लाह मुश्किल को हल करे। ये एक होता है तरीका जिसमें इंसान अक्सर जो है वो कामयाब हो जाता है। दूसरा तरीका है सेल्फ हार्म, अपने आप को मार देना। अपने आप को मार दिया ताकि जान छूट गई, कोई कर्ज लेने वाला आपके पास नहीं आएगा। और तीसरा तरीका ये है कि आपने उन लोगों को मार दिया और वो गुस्से में मार दिया जिनके साथ आपका ताल्लुक था, करीबी ताल्लुक था। मैं कल एक स्टडी पढ़ रहा था, अमेरिका में स्टडी हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग। एक आम आदमी में, एक साइकोपैथ में फर्क क्या होता है न्यूरोलॉजिकली। तो पता चला जो साइकोपैथ होता है, नहीं, जो हरकत करते हैं, कत्ल करते हैं, रेप करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, उनके ब्रेन की एक खास एरिया जो है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है और ज्यादा डार्क हो जाता है। जब आप उसको टोमोग्राफी या सीटी स्कैन में देखते हैं तो पता चला कि मैं ये समझता हूं कि ये शख्स जो था ये वैसे तो नॉर्मल था, मगर इसमें साइकोपैथिक टेंडेंसी थी, शायद कभी रिकग्नाइज नहीं की गई। आम मामला जो जिंदगी के थे, दोस्तों ने कभी रिकग्नाइज नहीं किया। तो हुआ ये कि एक सिचुएशन में आया, इस सिचुएशन में इसका ज़हनी दबाव बढ़ा। इसने पहला ऑप्शन नहीं चूज किया कि किसी के पास जाता, मदद लेता, बात करता। उसने दूसरा ऑप्शन भी चूज नहीं किया क्योंकि बुज़दिल था। अपनी जान लेना बड़ा दिलेराना काम है, दूसरों की जान लेना आसान है। उसने अपनी जान नहीं ली, उसने दूसरों की जान ली, और जब ले ली उसके बाद उसने अपनी जान लेने की कोशिश की, यानी अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तो ये जो स्ट्रेस है ये जिंदगी में इतना खतरनाक है। मुझे आप ये बताइए, आप दोनों यहाँ बैठे हैं, आपका ताल्लुक मीडिया से, जब आप रोज पॉलिटिकल टॉक शो देखते हैं तो आपका दिल नहीं चाहता अपना सर दीवार पे मारे। ये बेईमानी, ये झूठ, ये फरेब, ये करते करते आज तक पूरी आवाम जो है वो स्ट्रेस में हो गई है। आपको नहीं पता आने वाले वक्त में अच्छा डॉलर बढ़ जाएगा, गोल्ड बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, बच्चों का मुस्तकबिल क्या है।
ये स्ट्रेस जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो अमूमन लोग हेल्प मांगते हैं, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, मौलाना साहब के पास चले गए, माहिर नफ्सियात के पास चले गए, किसी ना किसी तरह ये स्ट्रेस कम हो। और जो लोग नहीं जाते फिर उनके पास एकदम ये होता है कि वो एक वक्त आता है जब ब्रेन का लॉजिकल सेंटर काम नहीं करता और फिर आपका इमोशंस इतने स्ट्रांग होते हैं कि आप जाके एकदम एक फैसला करते हो। और मैं आपको बताऊं, जो पहला कत्ल उसने किया वो गुस्से में किया। देखिए, बच्चा जब रोता है तो अक्सर माँ बाप को, माँ को तो नहीं होता, बाप को अक्सर गुस्सा आता है, खासकर अगर वो किसी परेशानी में मुब्तला हो तो उसे गुस्सा आएगा। मगर ये गुस्से की हद होती है, उस हद से आगे जुनून होता है। जुनून की कैफियत में ये मुब्तला हुआ, वक्ती तौर पर उसने अपनी बेटी को कत्ल किया, फिर बीवी को मारा, फिर बाकी 2 बच्चों को मारा। तो ये वो वाकया है जो इस बात की तर्जुमानी करता है, पाकिस्तानियों होश के नाखुन लो, तुम्हारे साथ जो हो रहा है, तुम्हारे सियासतदान कर रहे हैं या जो भी इदारे कर रहे हैं, इसने तुम्हारी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। अपनी जिंदगी और अपने घरों की हिफाजत करो। बिल्कुल। बैरिस्टर साहब, आपकी तरफ आएंगे कि कुछ इदारे, जाहिर है आप हमारा एक इकोनॉमिक क्रंच भी देख रहे हैं, वो हम बिजनेसेस में भी देखते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर भी हम देखते हैं, बिजनेसेस को भी नुकसान होता है, ये सब चीज़ें हैं और आजकल की दुनिया में हम इसमें जी रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में एक शख्स के पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं जब किसी को तनख्वाह नहीं मिल रही, या किसी का इन्वेस्टर है, उसने वादा किया था कि तुम आगे इन्वेस्ट कर दो, मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगा, और वो आगे बंदा इन्वेस्ट कर देता है और पीछे से वो बंदा जिसने वादा किया था वो गायब हो जाता है या वो इनकारी हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स या वो हमें कहाँ तक लिबर्टी देते हैं कि हम अदालत जाकर अपना ये हक ले सकें? जी, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे दावत दी आपके शो पे आने की। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब इसके अंदर 2 सिचुएशंस आपके सवाल में है। एक तो ऑब्वियसली जो स्पेशली एम्प्लॉयमेंट लॉ से या लेबर लॉ से रिलेटेड है, एक वो है, और एक जनरली अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के तहत, एक मुआहदे के तहत किसी से पैसे लेता है या उसके साथ कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे रिलेटेड है। जी, आई थिंक जो ज़्यादा जो इस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि ये दोनों बातें ही सामने आ रही हैं अभी तक इनिशियल तफ्तीश के अंदर, इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर तो आप एम्प्लॉयड हैं और आप लेबर लॉज आपको प्रोटेक्ट करते हैं, उसके अंदर सबसे पहले अगर आपकी कोई आपके मुआवजा नहीं दिया जा रहा, आपकी वेजेस नहीं दी जा रही, तो आपके पास सबसे पहली ऑप्शन ये है कि आप पेमेंट ऑफ वेजेस अथॉरिटी एक बनाई गई है, वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे जाके आप जो अनपेड वेजेस या आपके जो वाजिबुल अदा आपके मुआवजा हैं उसकी हद तक आप वहाँ जाके वो मांग सकते हैं। और इसके ऊपर कानून बहुत कह सकते हैं कि सख्ती से अमल दरामद करवाता है, इन द सेंस कि इसको बेनेवलेंट लेजिस्लेशन कहा जाता है। और ये बहुत सारी इसमें चीज़ें 60s के अंदर पाकिस्तान में आई, जिनको फिर ऐसा इस तरह मॉडर्नाइज किया गया। ऑल दो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एक बाकायदा बनाया गया है, जो कि पाकिस्तान बनने से पहले भी था, लेकिन उसके बाद उसको वक्तन फ़वक्तन उसके अंदर अमेंडमेंट्स करते गए। पंजाब के अंदर 1936 का ये एक्ट है, और सिंध के अंदर अगर हम 2 बड़े सूबों की बात करें तो ये 2015 के अंदर इसको रिवैम्प किया। ये एक्ट कहता क्या है? अगर मिसाल के तौर पर किसी का इदारा उसको तनख्वाह नहीं दे रहा है, 1 महीना 2 महीने हो गए और उसने तनख्वाह नहीं दी इदारे ने, उस शख्स को करना क्या चाहिए? जी, उस शख्स को पहली बात तो ये कि 1 महीने से ज़्यादा की तनख्वाहें नहीं रोकी जा सकती। रोकना का तो तसव्वुर खैर ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता लॉ में, लेकिन कभी कभी ये हो सकता है कि किसी वजह से, एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल की वजह से या किसी और वजह से आपको तनख्वाह ना मिले। वो 1 महीने के अंदर आपने उसको नॉर्मली देनी होती है। अगर वो आपको वो 1 महीने के अंदर नहीं मिलती, तो जिस दिन से आपको तनख्वाह ड्यू थी और उस दिन नहीं मिली, उससे लेके अगले 3 साल तक आप कभी भी उस पेमेंट ऑफ वेजेस अथॉरिटी के पास जा सकते हैं अपनी तनख्वाह मांगने के लिए, उसका मुतालबा करने के लिए। ये अब अगर आप जा रहे हैं उस अथॉरिटी में और आपके मालिक को पता लग गया कि आप उसी को तनख्वाह लेने के लिए उसी से जा रहे हैं, तो वो तो आपको पहले नौकरी से फारिग करेगा कि तुम मेरे खिलाफ अदालत में या किसी इदारे के पास गए कैसे। तो ये भी चीज़ हो जाएगी, फिर उसके इससे कैसे डील करें? अच्छा, अब इसके लिए पहली बात तो ये कि लेट सपोज अगर वो उसको निकाल देता है, तो उस सूरत हाल के अंदर भी जो उसके पुराने जो पेमेंट्स हैं जो नहीं की गई, वो फिर भी कानूनन उसका हक है
वो उसके बाद भी उसको ले सकता है। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर उसको निकाल दिया गया एम्प्लॉयमेंट से तो उसका राइट ख़त्म हो जाए। उसके अलावा ये कि अगर तो आप एक वर्कमैन है, अब वर्कमैन जो है वो कानून बेसिकली 4 किस्म की कैटेगरीज डिफाइन करता है, जिसमें एक वर्कमैन है जिसको आप समझ लें कि जो यूजुअली क्लरिकल काम कर रहे हैं, स्किल्ड काम कर रहे हैं, मैनुअल लेबर कर रहे हैं, फैक्ट्रीज़ में एम्प्लॉयड हैं, इस तरह की जगहों पे जो लोग हैं वो वर्कमैन हैं, उनकी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शंस दी गई हैं। और इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग रिलेशंस ऑर्डिनेंस का कानून बाकायदा एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर इनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शंस हैं इस तरह की टर्मिनेशंस की अगेंस्ट भी। सही है। तो एक तो वो विक्टिमाइजेशन जो इस सूरत हाल में हो सकती है उससे रोका जा सकता है। उसके अलावा आपके जो कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन, और कॉन्ट्रैक्चुअल से मेरी मुराद वो है जो उस वर्कमैन की कैटेगरी में नहीं आते, फॉर इंस्टेंस जो लेट सपोज बैंक में कुछ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की भी अगर पोजीशन पे लगा हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे लगा हुआ है, कोई बैंकिंग ऑफिसर है, ये सब वो लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल बनते हैं। इनके कॉन्ट्रैक्ट्स फिर इनको बचाएंगे, और कॉन्ट्रैक्ट्स में अमूमन 1 महीने का नोटिस या 1 महीने का अगर नोटिस नहीं तो उसके बदले में तनख्वाह देने का लिखा होता है। तो इसके लिए इनको जाके डायरेक्टली उस इदारे में जाके वेजेस अथॉरिटी में जाके डायरेक्टली एप्लीकेशन देनी होती है, किसी वकील के थ्रू जाना होता है? अच्छा, इसके लिए भी इन्होंने बहुत सिंप्लीफाई किया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली लाइक आई सेड अर्लियर बेनेवोलेंट लेजिस्लेशन है, इसका मकसद ही ये है आवाम को और जो मज़दूर तबका है या जो लेबर क्लास है उसको फैसिलिटेट करना। इसमें किसी वकील की आपको इनिशियली कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सिंपल एक दरख्वास्त लिखनी है और पेमेंट ऑफ वेजेस अथॉरिटी में जाना है, उसको जमा करानी है, और जो पेमेंट ऑफ वेजेस अथॉरिटी में इंस्पेक्टर्स हैं दे आर वेरी ड्यूटीफुल, और वो कोशिश करते हैं कि आपको वो अमाउंट मिल जाए। सही है, हम इस पे मज़ीद बात करते हैं, और आप ज़रा रब्ता करने का तरीका भी बताइएगा कि कैसे रब्ता किया जा सकता है ताकि जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए ये करामत साबित हो। आलिया साहिबा, आपकी तरफ आएंगे। अब अगर किसी का केस चल रहा है और कोई इस तरह के मसाइल हैं उसको, और बिल्कुल बेचारा जो है वो कसमा पुरसी की हालत में आ गया है, घर वालों को देख रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर के मसाइल चल रहे हैं, उसके पास हमारा जो NGO सेक्टर है, जो सोशल वर्क सेक्टर है, जैसे कि आप लोग काम करते हैं माशाल्लाह, उसके पास ऑप्शंस क्या हैं कि वो कहाँ कहाँ जा सकता है, और आप लोगों के पास किस तरह के केसेस कितने आते हैं केसेस ऐसे? गुफ्तगू कीजिए मगर एहतियात के साथ, लोग मर भी जाते हैं अल्फाज के साथ। बिल्कुल, वाह। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि हर इंसान के साथ जब हम बात करते हैं तो हम उससे बात करें, उस पर हावी होने की कोशिश मत करें। अगर मैं इनकी बात करूं, इस केस की बात करूं, तो इस केस में इस आदमी ने, अगर वो किसी भी हालत में था, उसने ये सारा काम करने के बाद वीडियोस और मैसेजेस और सारी चीज़ें उसने की हैं। यानी उसने उन सब लोगों को जो कर्ज ख्वाह थे उनको भी बताया कि जब मैं आपको बता रहा था कि मैं नहीं दे सकता और आप नहीं मान रहे थे, तो कहीं उसके जहन में ये होगा कि अब तुम देखो कि इसका नतीजा क्या निकला। किसी से कर्ज लेना एक इंतहाई मुश्किल काम है, और कर्ज वापस करना अगर मुश्किल हो जाए तो दरवाजे पे दस्तकी होती रहती है। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि सामने वाले की जान ले लेना, ये सामने वाले को इस हद तक परेशान करना कि फैमिली की जान ले ले, ये इंतहाई तकलीफ दे बात है। उस इंसान ने अपनी बेगम को कत्ल किया और उसका झगड़ा मुस्तकिल होता रहा, और उसका अगर झगड़ा मुस्तकिल हो रहा था अपनी बेगम के साथ, तो मैं देखती हूँ शेल्टर होम में या वैसे दीगर केसेस में भी कि झगड़े होते रहते हैं, और जब तक कोई कत्ल ना हो जाए, कोई बड़ी बात ना हो जाए, उस तक मामला रुकता नहीं है। जब आवाज़ें जा रही थी, लड़ाई झगड़े थे, बीवी के साथ थे। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि बेगम पैसा लेने के लिए उससे कोई झगड़ा कर रही हूँ। ऐसा भी होता है कि मर्द की नेचर में ज़ाहिर उसको पूरा घर चलाना है, माँ बाप को और सबको, तो कई दफा अपनी बिसात से बढ़कर काम करने की कोशिश करता है, ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, कभी कभी उसको एडवेंचर का भी कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं सब कुछ कर लूंगा, और बेगम उसको रोक रही होती है, क्योंकि कई दफा जेवरात भी लेके चले जाते हैं। बेगमात से कहते हैं कि अपने जेवरात भी दो, मैंने कारोबार में लगाने, पैसा आएगा तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। अब इसमें उस बीवी का भी एक, मैं ये नहीं समझती कि जो इस दुनिया से चली गई, अल्लाह उसको अपने लिए एक बेहतर, अपनी जगह एक बेहतर मकाम दे दे, लेकिन अल्लाह मालूम उस औरत पर भी क्या
गुजर रही होगी। दूसरा, ये अपनी माँ के साथ रहता था, इसने अपने भाई से बात की है सऊदी अरब में, ये कांटेक्ट में था, तो उसकी वो फीलिंग्स कहां थी। तीसरा, हमने अपने बच्चों को हारना क्यों नहीं सिखाया, हमने अपने बच्चों को ये क्यों नहीं बताया कि कारोबार में अगर फायदा होता है तो नुकसान भी हो सकता है, और हमने ये क्यों नहीं बताया कि सब्र और शुक्र भी कोई चीज होती है। हमने अपने बच्चों को अल्लाह से इतना दूर क्यों कर दिया। हम मुस्लिम हैं लेकिन हम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम क्यों नहीं है। अगर हम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होते तो हम कभी 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 इस इंतहाई इकदाम की तरफ नहीं जाते। हमारे पास इंटेलिजेंस पैदाइशी होती है, लेकिन जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है पूरी जिंदगी बढ़ती रहती है, और इमोशनल इंटेलिजेंस बनाती है हमारा माशरा, हमारी फैमिली। माशरा तो इतनी बर्बादी पर है। क्या पहला केस है क्या ऊपर से छलांगे लगा लगा के स्टॉक एक्सचेंज में क्या लोग नहीं मरे, क्या उस पर कुछ हो गया। अभी हम बात कर रहे थे कानून की, कानून है भी, उसको इंप्लीमेंट होना भी चाहिए, कानून से आपको जाके आपको परसूख करना चाहिए, लेकिन मैं जानती हूं पेंशन तक नहीं देते। ये तो जवान आदमी था, इसने हिम्मत हार दी। वो जो सारी जिंदगी कमाते हैं और जब उनकी बुढ़ापा है, उनके अपना कोई खर्चा है, उनकी बेटी की शादी का है, तो वो कहां जाएंगे, उनकी पेंशन नहीं लगती है। कानून तो हर जगह मौजूद है, लेकिन यकीन जानिएगा मैं बड़े दुख से ये बात कह रही हूं, क्योंकि मेरा इदारा लीगल एड दे रहा होता है, और लीगल एड गरीबों के लिए बिल्कुल फ्री है। तो जब हम लीगल एड दे रहे होते हैं तो उसमें ऐसे बेतहाशा लोग आते हैं जो हमें भी कहते हैं कि अगर आपने मदद नहीं की तो हम खुद को भी मार लेंगे, हम अपने बच्चों को भी मार लेंगे। और एनजीओ कोई सुपर पावर नहीं है, एनजीओ के पास कोई इतने ज्यादा इख्तियारात नहीं है, एनजीओ किसी को नौकरी नहीं दिलवा सकती। एनजीओ कानून के लिए उनको ले जा सकती है, हम बिल्कुल फ्री में उनको केस उनका करते हैं, वकील देते हैं, अदालत लेके जाते हैं, लेकिन वो जो खाली वो देता है ना, पेशी के लिए देता है। आपको पता है हमारे मुल्क में और हमारी अदालतों में वो आपको डेट नहीं देगा, वो डेट बढ़ा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे का इतना नाम है कि हम इन सारी चीजों को देखते हैं, समझते हैं, हैंडल करते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं। इवन नौकरियां देना एक इदारे के लिए भी आसान नहीं है। इवन इनकी पेंशन इनकी चीजें लगाने के लिए हमें भी बहुत टाइम लग जाता है। इवन अगर हमने मेंटेनेंस लेनी हो किसी बाप से तो उसमें भी हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो बात यह है कि जब ये कानून नाकिस होगा, जब कानून की इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी, तो हमें भी काम करने में मुश्किलात है। उसमें मैं ये समझती हूँ कि जितने भी हमारे सोसाइटी के लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहती हूं, अपने रिश्तों को समेटिए और पैसे का तकाजा उतना ही कीजिए जितना आपको लगता है कि सामने वाला दे सकता है, और ये एडवेंचर मत कीजिए ट्रेडिंग में, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो या और कोई जगह हो। बहुत बहुत धोखा है। खुदा के लिए पेपर वर्क किया कीजिए। आपने पूछा ना कि क्या चीज मैं देखती हूं, मैं देखती हूं कि पेपर वर्क नहीं किया जाता, जबानी कलामी करोड़ों की बात हो जाती है, वो आप कहां से पे करेंगे। फिर चादर देखकर पैर फैलाइए, अपने अखराज कम करने की कोशिश कीजिए। ये इंसान दो काम कर रहा था, नौकरी भी कर रहा था और ट्रेडिंग भी कर रहा था, क्यों नहीं बेचारे का पूरा हो रहा था। हम बार बार गुर्बत को करेंगे। गुर्बत हमारे मुल्क में तब भी थी जब पाकिस्तान बना था, लेकिन क्या उस वक्त ये कत्लो गारत होते थे, क्या उस वक्त हम मार देते थे? ऐसा नहीं था। हमने पड़ोसियों का भी हक अदा किया, रिश्तेदारों का। ये कोई और मसला है, उस मसले की निशानदेही कीजिए। अगर कानून है तो नाफिज क्यों नहीं है, अगर रिश्ते हैं तो भरोसा क्यों नहीं है। बिल्कुल हमारे साथ ही रहिए। डॉक्टर साहब, आलिया साहिबा ने बड़ा एक ज़बरदस्त पॉइंट की तरफ निशानदेही की है कि पुराने वक्तों में भी पाकिस्तान में इतना पैसा हुआ नहीं करता था, लेकिन लोग हंसी खुशी रहते थे। क्या हम इतना ज़्यादा मटेरियलिज्म की तरफ चले गए हैं, हमारी सोसाइटी कह लें, या कमर्शलाइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक आदमी जब वो कमा रहा होता है तो उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि अब हमने ये गाड़ी ले ली, अब बच्चे कहते हैं अच्छा अब्बू फलां दूसरी गाड़ी में आता था, बड़ी गाड़ी में आता था, अब हमें बड़ी गाड़ी चाहिए। फिर अब्बू बड़ी गाड़ी के लिए जद्दोजहद शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद बड़ा घर हो जाता है। मतलब एक मर्द इतना कमाई में ज़्यादा लग गया है। और क्या इसकी जिम्मेदार फैमिली है कि फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है, या वो खुद भी चाहता है कि मेरे बच्चे फलां स्कूल में पढ़ें क्योंकि मेरे कॉलीग का बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है। तो ये जो मुकाबले वाली चीज़ है, ये इसने हमारी सोसाइटी को कितना खराब किया है। पूरे नहीं हो रहे ना। हाँ नहीं, बेसिक्स तो हो नहीं रहे, लेकिन ये है कि अब हमें उसके बहुत ज़्यादा माली हालात के बारे में उस तरह से नहीं इल्म, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो तो मुकाबले की वजह से भी खुदकुशियां कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, देखिए आलिया साहिबा ने बड़ी खूबसूरत बात की। पाकिस्तान जब बना उस वक्त गुर्बत तो थी, मगर शुक्र और सब्र भी था, कंपटीशन नहीं था, देखा देखी नहीं थी, बहुत सारे रवैये डिफरेंट थे। हर दौर का अपना एक बिहेवियर बनता है। जब दौर चेंज होता है, हर 50 साल 60 साल 100 साल के बाद अदवार जब चेंज होते हैं, तो उस अदवार के चेंज होने से जो लोग उन अदवार में रहते हैं उनके रवैये भी चेंज होते हैं। अब जिस दौर से हम गुजर रहे हैं पिछले 50 साल में, आप देखें कि आपके पास इंफॉर्मेशन बैरूनी दुनिया से बहुत बढ़ गई है। आपके पास स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन
आज आप गूगल करें, आपको कोई डॉक्टर दवाई करता है, पहले कभी ऐसा होता था कि डॉक्टर ने दवाई दी तो आप चेक कर रहे हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या है? आज साइड इफेक्ट देख रहे हैं गूगल पे, उसके बाद कहते हैं ये दवाई तो नुकसान करती है, नहीं लेंगे। ये जो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आपके पास आ गई है, जिसके लिए आपके पास कोई तैयारी नहीं है, आपके पास एजुकेशन उस किस्म की नहीं है कि आप समझ सकें कि हर दवाई जो है उस हर असर का साइड इफेक्ट होता है, अगर असर नहीं होगा तो साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। तो इस तरह ये जो माशरे के अंदर परेशानियां बढ़ी है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इंसान मुतमईन नहीं है, इंसान दूसरों। अच्छा मुझे बताइए, मेरे ख्याल में एक दिन पहले मैंने इस पे बात की थी, 2 हफ्ते पहले फैसलाबाद में केस हुआ है जहां टिकटॉक पे एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया क्योंकि उसके लाइक ज्यादा थे। मुझे बताइए, कभी 1947 में ऐसा था? नहीं था। टेक्नोलॉजी ने जहां जिंदगी आसान की है, वहां इंसानी रवैयों में बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा किया है। और ये इस वजह से है कि आप देखते हैं एक शख्स को बड़ी गाड़ी में, आप सोचते हैं यार इसे तो कुछ भी नहीं किया, इसकी तालीम तो मेरे से कम है, मैं सारी जिंदगी मेहनत कर रहा हूँ और ये मैं इस तक नहीं पहुंच सकता। बस ये चीज प्लस मैं बिलखुसूस पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वैसे तो पूरी दुनिया में एक इंतशार है, मगर पाकिस्तान में बिलखुसूस सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपको ये नहीं पता कि आप जिसको फॉलो कर रहे हैं या जिसकी बात मान रहे हैं वो सच्चा है कि नहीं है। आपको दुकानदार पे भरोसा नहीं कि वो सही माल दे रहा है, नीचे से ऊपर तक मिलावट चल रही है, नीचे से ऊपर तक रिश्वत चल रही है। लोग, आलिया साहबा ने कितनी खूबसूरत बात की, लोग पेंशन के लिए धक्के खाते हैं, पेंशन नहीं मिलती। बिल्कुल। तो अब बहुत सारे ऐसे अवामिल है जिसकी अच्छा, इस हवाले से भी बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब, साथ ही रहिएगा। बैरिस्टर साहब की तरफ चलते हैं। सर, ये पेंशन का जो मामला है ये भी हमने देखा है बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है हमारे यहाँ, इसका क्या हल हो सकता है? अच्छा, एक हल तो ऑब्वियसली कानून तो मौजूद हैं, और ये एक तो बहुत अच्छा है कि आपने साथ ही समाजी जो मसाइल हैं उनको भी साथ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कानून वैक्यूम में ऑपरेट नहीं कर सकता, ना वो उस तरह वैक्यूम में लेजिस्लेट किया जा सकता है। तो उस हद तक जो इदारे हैं, फॉर इंस्टेंस आपके पेंशन के इदारे जिसके अंदर आपका ऑडिटर जनरल आ जाता है जो सरकारी मुलाजमीन की पेंशन वगैरह देखते हैं, EOBI है, या जिस तरह आपकी पैसी या सिंध के अंदर आपकी सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस वगैरह हैं, इन इदारों को मज़ीद फ़ाल बनाना पड़ेगा। असल मसला वो है, असल मसला ये है कि वहाँ पे जब लोग जाते हैं, वहाँ पे लोगों में जो वहाँ बैठे हैं उनमें कंपैशन या एम्पैथी नहीं है। कानून में बहुत सिंपल चीज़ें हैं, जिस तरह अवैस ने भी सवाल पूछा है कि क्या कोई वकील की ज़रूरत है लेबर कोर्ट जाने के लिए या पेमेंट ऑफ वेजेस अथॉरिटी जाने के लिए? तो नहीं है, सिंपल आपने दरख्वास्त देनी है। इसी तरह आप पेंशन के लिए भी सिंपल दरख्वास्तें देते हैं, लेकिन उन दरख्वास्तों पे 10-10, 20-20 साल कोई उसके ऊपर अमल नहीं करता, उस पर कोई आपकी दादरसी नहीं होती। तो असल इशू थोड़ा सा वो भी है। कानून पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, जिस तरह मैंने बताया आपको कि लेबर के ऊपर बेतहाशा कवानीन है, और वो इस तरह के कवानीन है जो बतौर वकील भी आपको नहीं पता होता कि है। ट्रेड यूनियंस के ऊपर है, ये सोशल सिक्योरिटी के ऊपर है, EOBI के ऊपर है, ग्रेचुटी या प्रोविडेंट फंड कैसे देने हैं, कब कटने हैं, कब नहीं कटने, कटौतियाँ कितनी होनी है, कितनी नहीं होनी, ये सब कवानीन मौजूद हैं। अच्छा सर, हमारा क्योंकि सेगमेंट का वक्त ज़रा कम है, तो मैं सिर्फ एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा बैरिस्टर साहब, ऑप्शन मुझे बता दें कि भाई किसी को मसला है, हुकूमती इदारा, कोई कांटेक्ट, कोई ताल्लुक जिससे आप रब्ता करना चाहे, कोई फ़ोन नंबर, कोई वेबसाइट, कोई इदारे का दफ्तर, कोई पता, कोई कुछ तरीका हो, या अदालत में चले जाएं, हाई कोर्ट चले जाएं, वहाँ पर होंगे बहुत इजीली। अगर आप अगर आप गूगल कर सकें तो सिंपल पेमेंट ऑफ वेजेस अथॉरिटी या लेबर डिपार्टमेंट लिख के देखें, क्योंकि ये प्रोविंशियल इश्यूज हैं तो हर प्रोविंस के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन आप सिंपल अगर गूगल करेंगे इनको तो आपको कम से कम उनके ऑफिस का एड्रेस पता चल जाएगा जहाँ पे ये हैं। और जो पेमेंट ऑफ वेजेस अथॉरिटी से मेरा अपना जहाँ तक वास्ता रह चुका है, पड़ चुका है, तो वो इस लिहाज से काफ़ी कोऑपरेटिव भी हैं कि वो दरख्वास्त आपको लेने और देने का तरीका एटलीस्ट बता देते हैं। तो दैट वुड बी योर फर्स्ट स्टेप कि आप गूगल सिंपली करें और वहाँ पे ये चीज़ मिल जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली जोन्स में डिवाइडेड है, सब कुछ है, तो दैट्स क्वाइट कन्फ्यूजिंग। आलिया साहबा, फाइनली आपकी तरफ भी मैं आऊँगा कि अगर कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, हालात सही नहीं है, बहुत सारे इदारे मुख्तलिफ शहरों में काम कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो सकता है किसी शख्स का? सबसे पहले तो अपनी औलाद को हलाल कराने की कोशिश कीजिए कि वो हलाल खाए। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि हम इस वक्त सिर्फ इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हम मॉरली
खत्म हो रहे हैं। मैं ये लफ्ज नहीं बोलती कि खत्म हो गए, चले मैं ये बोल देती हूँ हम खत्म हो रहे हैं। दादा दादी अगवा करते हैं पोते को तावान के लिए, तो ये पैसा इतना जरूरी है। दादा दादी अगवा कर रहे क्योंकि उनको पता था कि बाप के पास माँ के पास एक प्रॉपर्टी है जो बिकेगी। जब मैं अपने मॉरल वैल्यूज पर जाती हूं तो एक दामाद कहता है क्योंकि मेरी बीवी मर गई है और मुझे सास पसंद है तो मैं सास से शादी करना चाहता हूं, जो कि हो ही नहीं सकती। और जब बिल्कुल हम मॉरली बिल्कुल हो चुके हैं, लेकिन मैं बिल्कुल मुख्तसर, क्योंकि हमारे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है इस सेगमेंट का, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो बता देंगी प्लीज। देखिए लीगल तो अभी भाई ने बहुत बताया, मैं मॉरल आपको बताऊंगी कि अपनी फैमिलीज के साथ इंटैक्ट रहिए, जुड़े रहिए। आपकी माँ, आपके बहन भाई आपके सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं, और अपने दिल को अपने रब से जोड़ दीजिए। जो ताकत वहां से मिलेगी वो आपको सोसाइटी से नहीं मिलेगी। अगर अल्लाह से जुड़ गए और फैमिली से जुड़ गए तो हम बहुत सारे मसाइल से निकल आएंगे और बहुत एहसन तरीके से निकल आएंगे। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आलिया सारिम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, इसके अलावा बैरिस्टर दुराब साहब आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर मोहित साहब आपका भी शुक्रिया।